पाकिस्तान के नज़रियाती वजूद से नफरत करने वाले दानिशवर, अदीब, सहाफ़ी और कम्युनिज़म के ज़वाल के बाद आने वाली अमरीकी बरसात में फूट पड़ने वाली सिविल सोसाइटी के अरकान का एक अमूमी रवैया ये है कि जैसे ही पाकिस्तान के किसी सूबे या इलाके में हंगामे फूट पड़ें, माहौल कशीदा हो जाए और रियासती मुदाखलत करना पड़ जाए तो उनकी ज़बान पर एक फिक्रा सज जाता है। हमने 1971 से सबक नहीं सीखा और साथ ही सियासी गुफ्तगू में पाकिस्तान की नज़रियाती असास पर हमले से बात शुरू होगी। कहा जाएगा कि ये मुल्क दरअसल बना ही गलत था। भला मजहब के नाम पर भी कौमें तख्लीक होती हैं, फिर अकलियतों के साथ नारवा सलूक की दास्तानें बयान होंगी और आखिरकार सारी बुराई फौज और मार्शल लॉ पर डालकर उनकी तान इस फिक्रे पर टूटेगी कि ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। इसी तरह की गुफ्तगू में हर वो सियासतदान भी शामिल हो जाता है जो जिंदगी भर इलेक्शन ना जीता हो या फिर वक्ती तौर पर हार उसका मुकद्दर बन गई हो। इस खतरनाक रास्ते पर नवाज शरीफ भी मुद्दत से रवाना थे। वो शुरू दिन से एक मतलकुल अनान जमहूरी डिक्टेटर का ख्वाब देखते चले आए थे, एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके सामने किसी शख्स, इदारे या गिरोह की अहमियत बस इतनी सी हो कि आज जिल्ले इलाही खुश हुआ तो इनाम से नवाज दिया और कल जिल्ले इलाही नाराज हुआ तो गर्दन जदनी का हुक्म सादिर कर दिया। इस शहनशाह मुअज्जम ने 2 सदर ममलकत, एक चीफ जस्टिस और एक आर्मी चीफ को आसानी से पछाड़ लिया था। ये कामयाबियां उनके अंदर छुपे हुए आमिराना नफ्स को पालने पोसने और मोटा करने के लिए काफी थीं। खुदी का नशा सर चढ़ा, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। 12 अक्टूबर 1999 आ गया। जेल की सोबतें ऐसे नाजुक मिजाज कहाँ बर्दाश्त करते हैं। सख्ती झीलना और सख्ती में साबित कदम रहना बड़े रहनुमाओं का खासा होता है। फ्रांस का नेपोलियन याद आता है। वाटरलव में आखिरी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद जब वो सेंट हेलेना के जजीरे पर कैद था तो जेल खाने के इंचार्ज ने उसकी तकलीफ दे हालत देखकर कहा, अगर तुम मुझे एक दरखास्त लिख दो तो मैं हुकाम बाला से तुम्हारे लिए रियायत ले दूंगा। नेपोलियन ने तारीख साज फिक्रा कहा, हुक्मरान दरखास्त नहीं देते, वो हुक्म दिया करते हैं या खामोश रहते हैं। 10 दिसंबर 2000 को रात 11 बजे के करीब परवेज मुशर्रफ की खुसरवाना इजाजत से नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। जलावतनी में मसलहत की जबान बोलते रहे, लेकिन कभी कभी जबान लड़खड़ा भी जाती, मगर ये बहुत नपी तुली होती थी। ऐसे बोलते जैसे कोई अपनों से गिलाए जफाए वफा नुमा कर रहा हो। वापस लौटे, भाई को पंजाब में वज़ीर आला बना दिया गया। खुद सियासत के मजे लेते रहे और अगली दफा वजारत उस्मा के तख्त पर जलवा अफरोज हो गए। कुदरत भी अजीब है, हर ऐसे शख्स को जिसके दिमाग में जमीन पर बड़ा बनने का खब्त हो, उसे आखिरी अंजाम से पहले वार्निंग के तौर पर इम्तिहान में जरूर डालती है। अब दूसरी बार निकाले गए। अपने ही वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अपने ही भाई की वजारत आला की सरपरस्ती में इस्लामाबाद से लाहौर तक का पुरअमन जुलूस निकाला। लोगों को सामने पाकर मुझे क्यों निकाला का नारा बुलंद करने वाले नवाज शरीफ एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन इस दफा भी उन्हें नेपोलियन की तरह बावकात जेल काटकर तारीख में नाम जिंदा रखना नसीब ना हो सका। ऐसे बीमार हुए कि फिर इजाजत की दरखास्त दी और मंजूरी के बाद दोबारा खुद साख्ता जला वतन हो गए। अब नवाज शरीफ की उम्र का वो वक्त आन पहुंचा है कि जब किसी भी दिन अगर तकदीर का बुलावा आ जाए तो सब नफरत, गुस्सा और इंतकाम साथ ही दफन हो जाते हैं। कल कौन वजीर आजम बनता है, दुनिया छोड़ने वाले को इससे कोई गरज नहीं होती, लेकिन नफरत और इंतकाम की आग में जलने वाला शख्स या तो जाते जाते अपने इक्तदार की वापसी देखना चाहता है या फिर अपने दुश्मन की जिल्लत आमेज शिकस्त। नफ्सियातदान इक्तदार की जंग में शरीक लोगों की नफ्सियात में मरने के बाद जिंदा रहने की ख्वाहिश की नफी करते हैं। मरने के बाद जिंदा और जावेद रहने की ख्वाहिश सिर्फ अदीबों, शायरों, दानिशवरों, फलसफियों और इंसानियत की फलाह के लिए काम करने वालों के दिलों में जिंदा होती है। इक्तदार की जंग का शैदाई नीरू की तरह होता है कि जब इल्म हो जाए कि इक्तदार अब उसके नसीब में नहीं तो रोम को आग लगाता है और जलते हुए शहर को देखकर बांसुरी बजा रहा होता है। यही कैफियत आज नवाज शरीफ की सियासत में नजर आती है। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे पहाड़ से टकराने का फैसला किया है जिससे जंग पूरे मुल्क को खाकिस्तर में बदल सकती है। गुस्सा और नफरत में डूबे इंसान से गुमराहकुन अक्ल भी गलत फैसले करवाती है और यार लोग भी उसकी इस कैफियत से खूब फायदा उठाते हैं। इन फायदा उठाने वालों में कुछ पाकिस्तान के वो दानिशवर और सियासतदान शामिल हैं जिनके दिमागों में 1971 घुसा हुआ है। वो इस मुल्क में एक बार फिर वही तजर्बा दोहराना चाहते हैं और वाकयात की तरतीब भी वैसी ही रखी गई है। शेख मुजीब और अवामी लीग ने भी पहले जर्नैलों के खिलाफ बयानबाजी शुरू की और हालात बिगड़ने लगे तो पूरी फौज को निशाने पर लिया। दूसरी बार ये तजर्बा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए दोहराया गया। पहले जर्नैलों को मुजरिम ठहराया गया
اور پھر پوری فوج کے خلاف فتویٰ بازی کی گئی۔ لیکن کوئی دانشور نواز شریف کو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جب بنگلہ دیش والا تجربہ وزیرستان میں دہرانے کی کوشش کی گئی تھی تو بے شک نعرہ شریعت کا تھا، ملک بھر سے خودکش بمبار بھی جنت کے حصول کے لیے میسر تھے، بھارت اور دیگر ممالک سے سرمایہ بھی ملتا تھا، افغانستان میں پناہ گاہیں بھی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود یہاں بنگلہ دیش ماڈل کامیاب نہ ہو سکا۔ یہی ماڈل 2005 میں نواب اکبر بگٹی کے سانحے کے بعد بلوچستان میں اپنایا گیا تھا، اور بلوچستان میں تو مزاحمت کی تاریخ بھی 50 سال پرانی تھی، مگر وہاں بھی یہ ناکام ہوا۔ نواز شریف جس تصادم کی طرف پاکستان کے اس خطے کو لے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیں کہ جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا قصائی کہا جاتا تھا، لیکن اسے بھٹو نے آرمی چیف لگایا، بلوچستان میں قتل و غارت کے لیے بھیجا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اسے اپنا سیکرٹری جنرل بنایا اور گورنر پنجاب لگایا، لیکن کسی نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ وہ جنرل اے کے نیازی کہ جس کی ہتھیار ڈالنے کی تصویر دکھائی جاتی ہے، جب قید سے رہائی کے بعد لاہور واپس آیا تو اس کے قبیلے کے لوگ اسے لاہور ایئرپورٹ سے ہار پہنا کر جلوس کی صورت میاں والی لے کر گئے، اور جب 1977 میں بھٹو کے خلاف مہم چلی تو وہ پی این اے کے جلسوں کا مقبول ترین مقرر تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دیہات ایسے ہیں جہاں آج بھی برطانیہ کے لیے لڑ کر وکٹوریہ کراس لینے والوں کا احترام کیا جاتا ہے، جہاں اپنے ملک میں ہی آپریشن کے دوران وزیرستان اور بلوچستان میں جانے دینے والے افسران اور سپاہیوں کا جنازہ لوگ جوگ در جوگ پڑھنے آتے ہوں۔ ایسے ملک میں نواز شریف کو حقیقت کا بالکل ادراک نہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کر گھر پھونک تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مشرقی پاکستان نہیں ہے جہاں پر تمام سپاہی اجنبی اور 1000 میل دور سے آئے تھے۔ یہاں جو کوئی ہے وہ اور اس کا خاندان اسی سرزمین پر رہتا ہے، اس نے یہ زمین چھوڑ کر بحیرہ عرب میں چھلانگ نہیں لگانی۔ دوسری تلخ سچائی یہ ہے کہ نون لیگ میں کوئی سرفروش انقلابی ہے اور نہ ہی جنت کی آرزو والا مجاہد۔ تاریخ میں روم کو آگ لگا کر بانسری بجانے والے نیرو کو جب پکڑا گیا تو اس سے یہ فرمائش کی گئی تھی کہ اپنی قبر خود کھودے، پھر اسے کہا گیا کہ اب اپنے ہی خنجر سے خود کو قتل کرو، اور اس کے بعد اس پر منو مٹی ڈال دی گئی۔